दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। बीते हफ्ते की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करने के लिए आज हम फिर हाजिर हैं। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि वैश्विक आर्थिक मंदी क्या होती है और मौजूदा वक्त में इस पर बहस क्यों तेज हो गई है। दूसरी खबर में जानेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच हुए 2+2 डायलॉग में क्या कुछ हुआ और भारत अमेरिका और रूस को एक साथ साधने में कितना कामयाब हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले बात आर्थिक मंदी की। फरवरी माह में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब इस जंग के नतीजों को लेकर कई चिंताएं जन्म लेने लगी। इनमें से एक यह भी है कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था का क्या हाल होने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जंग का पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा और एक बार फिर हम लोग वैश्विक आर्थिक मंदी का सामना करेंगे। लेकिन एक तबके का यह भी मानना है कि जंग के असर के बावजूद इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था तरक्की की राह पर रहेगी। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं कि विकास का पहिया रुक जाए। दूसरी ओर आर्थिक मंदी की आशंकाओं की वजह यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होते ही रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। रूस को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर तक कर दिया गया। उधर अमेरिका ने रूस से ऊर्जा आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे यूरोप को ऊर्जा निर्यात करने वाले रूस के खिलाफ उठाए गए इस कदम से कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे। 2008 के वैश्विक आर्थिक मंदी के समय तेल की जो कीमत थी, मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग उतनी ही बताई जा रही है। यहां तक कहा जाने लगा है कि इस जंग के चलते कच्चे तेल की कीमत $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। आज हम ये समझेंगे कि आर्थिक मंदी के निहितार्थ क्या हैं और ऐसी स्थितियां किन वजहों से आती हैं। मौजूदा वक्त में वैश्विक मंदी पर क्यों बात हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही भारत के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे कि क्या यहां कभी कोई आर्थिक मंदी आई है। आइए सबसे पहले हालिया मामले को समझते हैं। असल में अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया में कच्चे तेल के उत्पादन के मामले में तीसरे पायदान पर है, लेकिन निर्यात के मामले में वो दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। एक आंकड़े के मुताबिक 2020 में रूस ने प्रतिदिन करीब 1.05 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन किया और 50 से 60 लाख बैरल तेल निर्यात किया। इनमें से करीब 50% वो केवल यूरोप को ही निर्यात करता है। कच्चे तेल के मामले में यूरोप की करीब 30% निर्भरता रूस पर ही है। ऐसे में जब अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से और ब्रिटेन ने साल के आखिर तक रूस से तेल आयात करने पर पाबंदी का ऐलान किया, तब ब्रेंट ऑयल की कीमतों में काफी तेजी दर्ज की गई। उधर जानकारों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक विकास की रफ्तार में थोड़ी सुस्ती आने की आशंका है। अनुमान के मुताबिक युद्ध के कारण इसकी रफ्तार में 0.2% की कमी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि विकास की दर 4% से घटकर 3.8% रह जाएगी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि युद्ध कितना लंबा चलेगा। विकास की रफ्तार धीमी होने का अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है कि जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, तब तेल आयातक देश इससे खासा प्रभावित होते हैं। वहां तेल की कीमत में इजाफा होने से महंगाई बढ़ने लगती है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। मतलब ये कि महंगाई का सीधा ताल्लुक तेल की कीमतों से है। असल में इससे स्टैगफ्लेशन के बढ़ने की आशंका मजबूत हो जाती है। स्टैगफ्लेशन ऐसी स्थिति को कहते हैं जब महंगाई विकराल हो जाती है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाती है। आप कह सकते हैं कि देश की इकॉनमी में एक ठहराव सा आ जाता है। इससे जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में 45.1% के गिरावट की आशंका जताई है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध का हवाला देते हुए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। बैंक ने अनुमान लगाया है कि यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्र में
उभरते बाजार और विकासशील देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसकी वजह है कि युद्ध के कारण यूक्रेन में और आर्थिक प्रतिबंध के कारण रूस में कारोबार बंद हो रहे हैं। इससे उनकी निर्यात और उत्पादन क्षमता में गिरावट देखी जा रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर जो पाबंदियां लगाई हैं, उससे रूस की अर्थव्यवस्था पहले ही एक गहरी मंदी की चपेट में आ चुकी है। 2022 में इसके उत्पादन में 11.2% की कमी आने का अनुमान है। अब सवाल है कि रूस यूक्रेन झगड़े से दुनिया की अर्थव्यवस्था क्यों प्रभावित होगी। दरअसल तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई तो बढ़ेगी ही, रूस यूक्रेन में हालात ठप होने से खाने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। इसकी वजह है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही कृषि उत्पाद के मामले में बेहद आगे हैं। रूस और यूक्रेन गेहूं के बड़े उत्पादक देश हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में कुल गेहूं उत्पादन का 14% रूस और यूक्रेन में ही होता है। मक्का और सूरजमुखी के तेल उत्पादन और निर्यात में भी ये दोनों देश अच्छी स्थिति में हैं। ऐसे में अगर इन देशों से होने वाले निर्यात में रुकावट पैदा हुई, तब इसका सीधा असर मध्य पूर्व और अफ्रीका पर पड़ेगा। तुर्की, मिस्र और लेबनान अपनी गेहूं की जरूरत का बड़ा हिस्सा इन दोनों मुल्कों से ही पूरा करते हैं। अफ्रीका में अल्जीरिया, सूडान, नाइजीरिया, केन्या और दक्षिण अफ्रीका भी अनाज की अपनी जरूरतों के लिए इन दोनों देशों पर ही निर्भर हैं। मतलब ये कि इन देशों में भी रूस यूक्रेन जंग का असर पड़ने वाला है। ये तो बात हो गई हालिया स्थिति की, जिसके चलते आर्थिक मंदी पर बहस तेज हो गई है। अब आर्थिक मंदी के कारणों को समझते हैं। आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था का एक कुचक्र है, जिसमें फंसकर आर्थिक वृद्धि रुक जाती है और देश के विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। एक और परिभाषा के मुताबिक अगर किसी देश की जीडीपी लगातार 2 तिमाही नेगेटिव में रहती है, यानी उसमें तेजी की बजाय गिरावट आती है, तो इसे मंदी की हालत मान लिया जाता है। ऐसे में उद्योग तबाह होने लगते हैं और उद्योग में काम करने वाले लोगों का रोजगार छिन जाता है। इससे पहले ही कम हो चुकी देश की क्रय शक्ति और कम हो जाती है। मंदी की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाती हैं। लोगों की आमदनी, औद्योगिक उत्पादन, थोक खुदरा बिक्री और रोजगार, इन सब में गिरावट आ जाती है। मंदी अगर ज्यादा लंबे समय तक चले तो कारोबार और बैंक फेल होने लगते हैं। हालांकि इस चक्र को तोड़ने के लिए सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था अपनाती है और बाजार में ज्यादा पैसा छोड़कर अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करती है। इससे लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है। वर्ष 2019 की प्रथम तिमाही के लिए जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 5% पर आ गई। ये आंकड़े पिछले 6 सालों में सबसे खराब माने जा रहे थे। विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति की जानकारी देने वाले 8 कोर उद्योगों की वृद्धि दर घटकर 3% पर आ गई थी। इस दौरान ऑटो सेक्टर और दैनिक सामानों की मांग में कमी देखी गई और तब भारत में भी मंदी की आशंका व्यक्त की गई। हालांकि आजादी के बाद 1991 और 2008 में भारत में आर्थिक मंदी देखी गई है। 1991 की मंदी की बड़ी वजह भुगतान संकट था। इस दौरान आयात में भारी कमी आई। इसकी वजह थी कि भारत का वैश्विक मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया था। 2008 में वैश्विक मंदी के चलते भारत को भी मंदी का सामना करना पड़ा। 90 के दशक में अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने मकानों की खरीद के लिए कर्ज पर ब्याज दरों में भारी कटौती की। मतलब नागरिकों को मकानों के लिए कर्ज लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान मकानों की खरीदारी तेज हुई और प्रॉपर्टी मार्केट में उछाल आया। 2006 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ती रही, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका की प्रतिस्पर्धा शक्ति भी तेज गति से गिरती रही। 2008 की मंदी ने पहले अमेरिकी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित किया, जिससे अमेरिका में आवास की कीमतों और उत्पादन में गिरावट आई। बाद में इसने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय बाजारों के साथ वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित किया। जहां तक मौजूदा आर्थिक संकट का सवाल है, तो यह रूस यूक्रेन जंग तय करेगी कि दुनिया की दिशा और दशा क्या होगी। बीते हफ्ते भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन हुआ। यह डायलॉग अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुआ। इसमें शामिल होने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की यात्रा की। इन दोनों ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच
वर्चुअल मीटिंग हुई। ये चौथा मौका है जब भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच कई अहम पहलुओं पर बातचीत हुई। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और एनएसजी यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत को शामिल करने को अपना समर्थन दिया। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। सवाल है कि भारत अमेरिका की यह दोस्ती कितनी लंबी चलेगी। एक ऐसे समय में जब भारत रूस के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं दे रहा, तब भी अमेरिका भारत के साथ क्यों बना हुआ है, आज इन्हीं मसलों पर बात करेंगे। साथ ही समझेंगे कि 2+2 डायलॉग क्या है और भारत किन देशों के साथ ऐसी वार्ता कर चुका है। पहले समझते हैं 2+2 डायलॉग किसे कहते हैं। असल में जब दो देशों के बीच एक ही साथ दो मिनिस्टर लेवल पर बातचीत होती है तो इसे 2+2 डायलॉग मॉडल का नाम दिया जाता है। इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं। एक देश के ये मंत्री सहयोगी देश के समकक्षों के साथ बातचीत करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच इस वार्ता की शुरुआत 2018 में हुई थी। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि अब तक दोनों देश 4 बार ऐसी वार्ता का आयोजन कर चुके हैं। भारत और अमेरिका के बीच बातचीत को नया रूप देने के लिए नियमित वार्ता का एक ऐसा ढांचा विकसित किए जाने का प्रयास है जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी और मजबूत हो सके। 2+2 डायलॉग रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है। यह वार्ता भागीदार देशों को तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में एक मजबूत, ज्यादा एकीकृत रणनीतिक संबंध बनाने के लिए एक दूसरे की रणनीतिक चिंताओं और संवेदनशीलताओं को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है। इस संरचना के तहत भारत और अमेरिका के बीच 2+2 संवाद व्यवस्था के तहत नियमित रूप से मंत्री स्तरीय वार्ताएं होती रहती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस संवाद से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बढ़ेगी और दोनों देशों के बीच रणनीतिक विचार विमर्श को और बढ़ावा मिलेगा। भारत इस तरह की वार्ता सिर्फ अमेरिका के साथ ही नहीं कर रहा है। भारत ऐसी वार्ताएं रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहा है। जापान के साथ 2019 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2021 में इस वार्ता की शुरुआत की गई है। हालिया मीटिंग में दोनों देशों के बीच किन किन मुद्दों पर बात हुई, अब ये समझते हैं। इस मीटिंग में दोनों देशों ने रूस यूक्रेन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। यूक्रेन में बिगड़ते हालात से निपटने के लिए आपसी कोशिशों की समीक्षा की गई और दोनों मुल्कों ने इस युद्ध को खत्म करने की अपील भी की। भारत और अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच इस इलाके में अपने सहयोग की भी समीक्षा की। साथ ही कुछ ऐसे भी अवसर आए जब विवादित मुद्दों पर दोनों देशों ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। ऐसे ही एक अवसर पर जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से रूस से तेल आयात बढ़ाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका सीधा जवाब देते हुए कहा कि ऐसा भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने जवाब में यह भी जोड़ा कि यह सवाल तो यूरोप से पूछा जाना चाहिए जो रूस से भारत की तुलना में कई गुना अधिक तेल आयात कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इस प्रश्न पर कि क्या अमेरिका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर भारत पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है, तब अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि हम सभी देशों से रूसी हथियार प्रणालियों के बड़े लेन देन से बचने का आग्रह करते हैं। ऐसे में एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि क्या भारत और अमेरिका की यह दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। दरअसल ऐसा कहना जल्दबाजी होगा कि अमेरिका भारत का साथ छोड़ रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक अच्छे वक्त के बाद दोनों देशों के रिश्तों में हमेशा खटास आ जाती है। इसकी वजह है कि दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर लंबे वक्त तक भरोसा ना कर पाना। ऐसे में इस बात में शक की गुंजाइश ज्यादा है कि गहरे होते रिश्ते आगे भी बने रहेंगे। हालांकि ये सवाल हमेशा ही अपनी जगह बना हुआ है कि अगर भारत अमेरिका के साथ दोस्ती गहरी कर रहा है तो रूस के साथ उसके रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस हमेशा ही भारत का विश्वसनीय रक्षा सहयोगी रहा है और हमेशा ही भारत का सबसे बड़ा निर्यातक साझेदार भी रहा है। दशकों से रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो वहीं भारत अमेरिका रिश्ते में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखा गया है। इसलिए इस बात की संभावना कम ही लगती है कि भारत अमेरिका से दोस्ती निभाने के लिए रूस का साथ छोड़ देगा। इसकी एक बानगी हाल में भी दिखी जब भारत ने रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रस्तावों पर लगभग रूस का साथ दिया। भारत, अमेरिका और रूस को लेकर हमने पहले भी बात की है।
सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। यहाँ पर इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत किसी भी तरह की खेमेबाजी से बचता रहा है। हालांकि कई मुद्दों पर भारत ने अमेरिका को झटका दिया। जब संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के दौरान उसने अमेरिका के प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दिया। इससे अमेरिका नाराज भी हुआ। दूसरी ओर अमेरिका पूरी दुनिया को रूस से कोई भी कारोबारी रिश्ता ना रखने की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत ने इन सभी धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। इससे पहले भारत ने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ रूस से S-400 सिस्टम भी खरीदे। यहां पर आपने देखा होगा कि इस दौरान अमेरिका ने भारत को कई चेतावनियां दी, यहां तक कि भारत पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही, लेकिन अमेरिका कोई एक्शन नहीं ले पाया। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? चीन इसकी सबसे बड़ी वजह है। असल में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को बैलेंस करना अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती है। वो कभी नहीं चाहेगा कि इस इलाके में चीन अमेरिका के प्रभुत्व पर हावी हो जाए। अमेरिका इस इलाके में अपना नियंत्रण बेहद मजबूत करना चाहता है। यही कारण है कि उसने क्वाड का निर्माण किया है और वो इसे मजबूत भी कर रहा है। हालांकि इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं, लेकिन अमेरिका भारत को खास प्राथमिकता दे रहा है। इस कारण भी अमेरिका भारत का साथ नहीं छोड़ना चाहता। वहीं दूसरी ओर दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाने के लिए भारत को भी अमेरिका के साथ की जरूरत है। यानी भारत और अमेरिका की ये दोस्ती दो तरफा है और इसमें दोनों देशों के ही अपने अपने हित छिपे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत रूस और अमेरिका दोनों को साधने में किस हद तक कामयाब हो पाता है। बड़ी खबरों के बाद दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी एक नजर डालते हैं। ब्राजील में आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक रोचक बात सामने आ रही है। ब्राजील के चुनाव प्राधिकरण ने आगामी चुनावों का निरीक्षण करने के लिए पहली बार यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों को बुलाने की बात कही है। यह कदम राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो द्वारा धोखाधड़ी के दावों और 2020 में क्षेत्रीय चुनावों के बाद ब्राजील की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की वैधता पर सवाल उठाने के बाद लिया गया है। मतदाताओं का यह मानना है कि देश के सशस्त्र बलों के साथ बोल्सोनारो के गहरे संबंध हैं। इसलिए हो सकता है कि राष्ट्रपति आगे चलकर चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर दें। पहले से ही तबाही के कगार पर पहुंच चुका हॉर्न ऑफ अफ्रीका बीते 40 सालों में सबसे गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। वहां अकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र, विश्व खाद्य कार्यक्रम और यूनिसेफ वहां के हालात पर काबू पाने के लिए तत्काल मदद की कोशिश कर रहे हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है और यह हिंद महासागर के तट से जुड़ा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथियोपिया, जिबूटी और इरिट्रिया जैसे देश शामिल हैं। इसे सोमाली प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ईरान की आपत्ति के बावजूद सऊदी अरब और कुवैत साथ मिलकर गैस फील्ड विकसित करने की तैयारी में है। विरोध के पीछे ईरान का कहना है कि यह सौदा पहले से हो चुकी वार्ता का उल्लंघन करता है। हालांकि सऊदी अरब और कुवैत का कहना है कि वे वार्ता में बनी सहमति के किसी भी बिंदु का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। वार्ता के तहत उन्हें इस क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का हक है। असल में ईरान और कुवैत प्राकृतिक गैस संपन्न एक विवादित समुद्री सीमा क्षेत्र को लेकर कई सालों से बातचीत कर रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि इस क्षेत्र में लगभग 220 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी 7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है कि अगर फिनलैंड या स्वीडन नाटो में शामिल होने का फैसला करते हैं तो रूस बाल्टिक देशों और स्कैंडिनेविया के करीब परमाणु हथियार तैनात करेगा। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमलों के चलते फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने सैन्य गुटनिरपेक्षता को लेकर यू टर्न ले लिया है। फिनलैंड ने कहा है कि वह इस हफ्ते फैसला करेगा कि नाटो की मेंबरशिप के लिए पहल करनी है या नहीं। वहीं स्वीडन भी नाटो की सदस्यता का मन बना रहा है। अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवालों को। पहला सवाल, वैश्विक मंदी क्या होती है? वर्तमान में वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका क्यों जताई जा रही है? दूसरा सवाल, 2+2 वार्ता क्या है? क्या अमेरिका के साथ भारत की इस तरह की वार्ताएं उसके रूस के साथ संबंधों को कमजोर कर सकती हैं? मूल्यांकन कीजिए। इस बार की दुनिया इस हफ्ते में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ जो आपकी और हमारी दुनिया को लगातार बदल रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार।